हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाएं। हाय तनीषा जी, कैसे हो? 2 दिन के बाद मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सबको? तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आ जाओ। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, सारे का सारा सिस्टम आज समझेंगे। ठीक है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। अभी ठीक हूँ तो आ गया हूँ ना क्लास में। तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा गेस्चर और पोस्चर गलत तरीके से लेट करके पढ़ने की वजह से प्रॉब्लम थी थोड़ी। अभी ठीक हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की कृपा है और आप लोगों की मीठी मीठी दुआएं मेरे साथ हैं, तो क्या ही हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हो चुका था। अभी मुझे बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दें। कोई भी प्रॉब्लम है, आप अभी भी डाउट पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर जा करके। ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जा करके आप क्या कर सकते हो, वहां मैसेज कर सकते हो या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी, आप भी अपना ध्यान रखें तनीषा एंड शिल्वी, और टेक केयर यूर सेल्फ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक है? पार्ट नंबर 1 है, ये मैं लिख दूंगा बाद में पीडीएफ में। तो पार्ट नंबर 1 है जिसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे इसके सिलेबस का, लेकिन आज हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है? मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम ऑफ रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक। देखो, हमारा सिलेबस ना बिल्कुल छोटा सा है। आगे देखो, यहाँ सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले मीनिंग दी है, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है तो थोड़ा डीपली करना बनता है। टाइप्स की बात की है, कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे इसके अंदर। पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या है। ठीक है? मतलब पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच ये हम करेंगे। उसके बाद मेथड्स की बात है, ये मेथड है और टाइप के अंदर भी ये हम कवर करेंगे, और मेथड्स के अंदर भी स्टेप्स की बात करते हैं और आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं। थीसिस किस तरीके से लिखते हैं, उसका कौन सा फॉर्मेट होता है, कौन सा स्टाइल होता है, किस तरीके से उसके अंदर रेफरेंस दी जाती हैं, और आईसीटी के अंदर किस तरीके से हमारी रिसर्च का यूज किया जा सकता है, और रिसर्च के एथिक्स क्या है। बस इतना छोटा सा दिखने को है, लेकिन थोड़ा ये बड़ा हो सकता है सिलेबस। क्योंकि देखो, मैंने बताया था आपको पहले भी टीचिंग जिस तरीके से डीपली की है ना, उसी तरीके से रिसर्च को भी डीपली करना बनता है। वैसे तो हर यूनिट को डीपली करेंगे, पर इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपको पता है जेआरएफ कर रहे हो, तो आगे क्या करोगे भाई, रिसर्च करोगे। तो रिसर्च के मेथड्स का, रिसर्च के एप्लीकेशंस का, रिसर्च किस तरीके से यूज होता है, आईसीटी का कैसे यूज करेंगे, सारी चीजों को कुल मिलाकर के रिसर्च हमें इंपॉर्टेंट यूनिट के रूप में देखने को मिलता है। और यूजीसी नेट की ये फेवरेट यूनिट है। ठीक है? एनटीए वालों की ये फेवरेट यूनिट है। 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार। ठीक है? और टाइप तो भाई माशाल्लाह उनके फेवरेट हैं। जैसे मतलब टाइप से तो उनका इतना लगाव है ना कि हर बार किसी ना किसी चीज के घुमा फिरा करके टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसर्च की जब बात करते हैं तो भाई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी तरीके का तो पूछ सकता है। अभी पहले क्लास से स्टार्ट करने से पहले ही कोई क्वेश्चन है ना किसी का, तो पूछ सकता है अपना क्वेश्चन। ठीक है? तो रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च के मीनिंग की बात करते हैं। नहीं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। तो बस मैंने अभी ये बताया, जो भी लोग एंटर कर चुके हैं क्लास के अंदर, देखो कितनी अच्छी स्लाइड बना के दिखाई है आपको। ये देखो, ये मैंने सिलेबस के बारे में बताया कि सिलेबस के अंदर क्या 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 चीजें आती हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आज ना मुझे सब लोगों की बहुत याद आ रही थी कल की, यार क्लास में मजे होते थे और मैं 2 दिन से पढ़ा नहीं पाया, तो थोड़ा आज हंसने का दिल कर रहा है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर मीनिंग वगैरह, हाँ, शिल्पी भी खुश है। वैसे मैंने क्विज तो करवाए थे भाई, क्विज तो करवाए थे, चाहे मेरी कैसी भी तबीयत हो मैं क्विज तो करवा ही देता हूँ। हाँ, तनीषा भी हंस रही है पूरा खुल के। तो भाई किसी भी बच्चे को ना अगर कोई भी प्रॉब्लम है, भाई यार मैं पहले बोल रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ना, हाँ बाद में हंसना अब बहुत हो गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लेना। और रिसर्च का मैं सिलेबस बता देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि बच्चे अभी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून रीना। भाई देखो, मीनिंग करेंगे अच्छे से, डीपली करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जेआरएफ के बाद आपको भी एक तरीके का रिसर्च करना है, या आप कुछ भी एमफिल करें, जो भी आपका दिल करता है वो करो। पर रिसर्च एप्टीट्यूड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है अकॉर्डिंग टू एनटीए यूजीसी नेट पेपर के। तो ये हम लोग सब कवर करेंगे इसके अंदर। और टीचिंग के अंदर 2 चीजें बच गई थी, मैंने देख ली थी, वो मैं आपकी कवर कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री क्लासेस के अंदर। तो यहां पर ना रिसर्च हेल्प इन द गेटिंग अ डीपर, डीपर का मतलब क्या होता है? इंसाइट। ये देखो, इंसाइट की बात करते हैं, हमारे पास 2 ही बातें होती है हमारी क्लास के अंदर, कंसिस्टेंसी और इंसाइट। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ को चेंज करती है और इंसाइट हमें कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाती हैं। आपको अगर पता हो तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, क्योंकि देखो अजीत का इंटरव्यू करवाया मैंने, उसके अंदर भी उसने बोला कि सर कंसिस्टेंसी, उस बंदे ने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया था तभी उसका कुछ हो पाया था। उसी तरीके अगर किसी चीज को जानना चाहते हो ना, तो रिसर्च क्या होती है? हेल्प इन द गेटिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, यहां एनी सब्जेक्ट आएगा, एनी सब्जेक्ट या समथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं यहां पर। कि जब रिसर्च की बात करते हैं ना, इसके अंदर क्या आता है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज की, उसके अंदर कोई भी चीज किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर किस तरीके के फ्लक्चुएशन आते हैं, वो किस तरीके से एप्लीकेशन करती है, उसके कौन से कॉज हैं, कौन से फैक्टर हैं, हर चीज को डीपली अंडरस्टैंड करना ही क्या होता है? रिसर्च होता है। देखो आगे समझते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च की बात करते हैं कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। फर्स्टली आपको पता है कि 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है रिसर्च, री प्लस सर्च। सर्च का मतलब सबको पता होता है कि सर्च क्या होता है। सर्च क्या होता है? कोई नई चीज को खोजते हैं। सर्च का मतलब होता है कि जो चीज हमारे पास अज्ञात है, जिस चीज के बारे में, वॉइस तो एकदम परफेक्ट है, वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है भाई, वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रीफिक्स, रिसर्च का मतलब होता है प्रीफिक्स टू द वर्ड। ठीक है, सर्च का मतलब होता है सर्च इज टू मेक नोन ऑफ द एग्जिस्टेंट, मतलब जो चीज एग्जिस्ट करती है उस चीज के बारे में हम अननोन है, मतलब हमें पता नहीं है उसका नेचर क्या है, किस तरीके से कोई चीज वर्क करती है, उसको बोलते हैं सर्च करना। मतलब कोई भी चीज मौजूदा है, उसका जो हमें ज्ञान नहीं है उसका पता लगाना सर्च होता है। लेकिन रिसर्च क्या होता है कि प्री फिक्स, कुछ चीजें पहले से फिक्स कर लेते हैं हम लोग, कि पता करते हैं कि भाई इस चीज के अंदर ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। मतलब जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है, उस चीज के बारे में डीपर नॉलेज लेने के लिए, मतलब इनसाइटली नॉलेज लेने की बात करते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? रिसर्च बोला जाता है। रिसर्च का मतलब समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या होता है? देखो सर्च ऑफ, सर्चिंग की बात करते हैं कि कोई भी चीज है उसके बारे में अगेन खोज करना। मतलब कोई चीज हमें पता है, इतनी सी पता थी, उसके बाद हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी है, रिसर्च करनी है।
तो रिसर्च करेंगे उसके बारे में इतना सारा पता कर लेंगे। मतलब किसी चीज के बारे में थोड़ा पता है और रिसर्च के द्वारा हम उसके बारे में, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीजों को पता कर लेंगे, उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, डीपली जानने की कोशिश करेंगे। उसको ही क्या बोला जाता है? रिसर्च बोला जाता है। रिसर्च के अंदर क्या होता है? केयरफुली कंसिडरेशन होता है। मतलब हम लोग ना केयरफुली क्या करते हैं, बहुत डीपली सोच विचार करते हैं, अपना योगदान देते हैं और स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टडी किस तरीके से करते हैं, वहां पर साइंटिफिक मेथड का यूज आता है। अभी आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक क्विज करवाया गया था, जिसके अंदर बहुत ही बच्चे ना रॉन्ग आंसर कर रहे थे। क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि रिसर्च क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में सर्च करना द्वारा, मतलब एक सर्च के बारे में रिसर्च करना, मतलब उसके ऊपर सर्च करना द्वारा, उसको रिसर्च बोला जाता है। वहां एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि भाई रिसर्च का मीनिंग क्या है, और बहुत सारे बच्चे ना रिसर्च का मीनिंग ही नहीं पता होता और वहां क्वेश्चन गलत कर रहे थे। जहां पर अगर साइंटिफिक मेथड लिखा आ गया ना आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आंखें बंद करके आपने वहां आंसर को टिक कर देना है। बस ये पता हो कि प्रॉब्लम के लिए हम किसी भी चीज को खोज रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं अपना, या उस चीज के ऊपर डीपली क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। पर साइंटिफिक मेथड यहां आ गया तो राइट आंसर वही होगा अकॉर्डिंग टू एनटीए। एनटीए हमेशा आपको बोलता है कि जो एक परफेक्ट आंसर है ना उसको चूज करना है, बिना बात के कोई आंसर को चूज नहीं करना, क्योंकि सारे आंसर सेम से लगते हैं हमें। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है? रिसर्च मीन टू सर्च द एग्जिस्टिंग थिंग्स समथिंग। कोई भी चीज होती है जो एग्जिस्ट करती है और जो अननोन होती है, हमारे लिए अननोन होती है, उसके लिए क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। क्या होता है? फाइंड आउट समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो एग्जिस्टेड करती है चीज, ऑलरेडी हमें पता है, और हमें पता है कि ये चीज होती है, पर हमें पता नहीं है कि ये चीज किस तरीके से काम करती है, क्या क्या लक्षण है इसके। उस चीज को खोजने के लिए रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक। कोई भी टॉपिक हो सकता है, एग्जिस्ट करता होता है। जैसे आप जब पीएचडी करोगे उस टाइम पर जाओगे, आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको पता है टैक्सेशन, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। मान लो मेरे को पता है कि यार हर बंदा ना टैक्स, अपना जो टैक्स होता है उसको पे ना करने के लिए बहुत सारे क्या निकालता है, रास्ते निकालता है। और जो हमारी गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन होते हैं उसके थोड़े ना लूप होल्स उठाता है। ठीक है, जो उसके अंदर क्या होती हैं, कमियां होती हैं, उन चीजों का यूज करके ना लीगली रूप से भी क्या कर लेता है वो बंदा, अपने टैक्स को कम कर लेता है। अगर मान लो मैं कल को रिसर्च करने गया, मेरा इंटरेस्ट टैक्स के अंदर है, मैंने बोला कि यार ऐसे तो सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वैसे हो नहीं रहा, सरकार लूटती है, वैसे ही बात कर रहे हैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि भाई टैक्स के अंदर ना जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो टैक्स पे नहीं करते और गरीब लोग ज्यादा पे करते हैं, तो उनके लिए मैंने रिसर्च करना है कि भाई किस तरीके से ना मैं ऐसा सिस्टम निकालूं कि जो भी सरकार के लूप होल्स हैं, मतलब जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर कमियां हैं, उसको किस तरीके से पूरा करूं। फाइंड आउट करूंगा उसके लिए न्यू चीजें उस टॉपिक के लिए। भाई टॉपिक मेरा क्या हो गया अब कि भाई मैंने ना जो टैक्स नहीं भरते, बचते हैं टैक्स से, ठीक है, चोरी करते हैं टैक्स की, उनके लिए मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो वहां पर मैं नए नए मेथड निकालूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई आने वाले टाइम में कोई भी बंदा टैक्स की चोरी ना कर पाए। तो ये सारी की सारी बातें मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, रिसर्च के अंदर इंक्लूड करता हूँ, नई नई चीजों को निकालता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, रिसर्च कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ टास्क ऑफ सर्चिंग। देखो, जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है टू मॉडिफाई सर्टेन रिजल्ट टू थ्योरी, जो हमारे पास एक डाटा होता है, मान लो आपने फील्ड से डाटा इकट्ठा किया। अब फील्ड से डाटा इकट्ठा करना रिसर्च थोड़ी हो गया भाई, वो तो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो।
अगर उस डाटे के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, उस डाटे को जो आपके पास अवेलेबल है उससे किसी टास्क को पूरा करोगे, या कोई ना कोई रिजल्ट लेकर आओगे जिससे हमारे पूरे फील्ड को या हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है उसको कोई ना कोई बेनिफिट हो, या उसके अंदर नई जो रूल रेगुलेशंस हैं उन चीजों को अप्लाई कर सके, उसको रिसर्च बोला जाता है। उसके बाद देखो, रिसर्च का मीनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें रिसर्च का मीनिंग ही नहीं पता होता तो हम आगे जाकर रिसर्च कैसे करेंगे या हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इट इज सर्चिंग प्रोसेस ऑफ फॉर फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द, जो ऑलरेडी हम चीजों को जानते हैं, जो हमें पहले से जानते हैं, जिसका पता है, उसके बारे में नई चीजों को फाइंड आउट करना रिसर्च होता है। साइंटिफिक एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था कि रिसर्च के अंदर ना साइंटिफिक चीजों का ज्यादा यूज किया जाता है। साइंटिफिक क्या होती हैं? दो चीजें साइंटिफिक में इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहली क्या होती है? डिडक्टिव, और दूसरी क्या होती है? इंडक्टिव। ठीक है, दो चीजें यूज की जाती हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दो चीजें यूज होती हैं, एक तो इंडक्टिव और डिडक्टिव यूज होती है साइंटिफिक मेथड के अंदर, और दूसरी होती है स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करेंगे। और कुछ लोग ना बोलते हैं कि सर इंडक्टिव कैसे स्टेप बाय स्टेप हो सकती है, या मतलब साइंटिफिक एग्जामिन हो सकता है। देखो, जब कोई नई चीज पता लगती है आपको, ठीक है, उसके बारे में नई नई सर्च करते हो, उसको जब भी आप करते हो ना, जब पहली बार आपने देखा होगा कि भाई इस स्टेप को ऐसे करना है, इस तरीके से ये चीज हो रही थी, तो उसके ऊपर जब आप क्या करते हो, उस चीज को वेरीफाई करते हो, बार बार चीजों को करते हो ना, उस टाइम पर उसको सेम स्टेप को बार बार फॉलो किया जाता है। सेम स्टेप को बार बार फॉलो करोगे तो उसको ही साइंटिफिक बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि देखो ये नया वर्ड है, अगर आपको ऐसा वर्ड मिल जाए ना कि वाई एज क्या होता है, ठीक है, मतलब आपको पता लग जाएगा वियोगा एज क्या होता है, ऑफ द डिस्कवरी, मतलब नई आप यात्रा करोगे किसी चीज की। किस चीज की यात्रा करोगे? जो चीज आप ढूंढना चाहते हो, डिस्कवरी करते हो। ठीक है, वाई एज का मतलब होता है कि नई चीज की खोज करते हो, यात्रा करते हो, किसी नई यात्रा पर निकलते हो, डिस्कवरी करते हो, उसको रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। मान लो रिसर्च का कोई मीनिंग आ जाता है, वहां पर ये शब्द लिखा मिल जाता है, ठीक है, वाई एज का मतलब क्या होता है, या आपको अभी पता लग जाएगा ना। अरे बताता हूँ शिल्वी, इतनी तो बात भी नहीं थी, एक मिनट रुको। हाँ, रिपीट कर रहा हूं। देखो, रिसर्च का मतलब क्या होता है? ये आपके पास एक टॉपिक था, ठीक है, आपके पास कोई भी टॉपिक था। अच्छा, वॉइस चली गई थी क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, समझा देता हूं। कोई भी नया टॉपिक है आपके पास जिसके बारे में आपके पास 20% नॉलेज है। अभी इस टॉपिक के ऊपर जब आप क्या करोगे, अपना वायो एज करोगे, मतलब एक रिसर्च करने के लिए जाओगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग, यात्रा करना किसी चीज की। डिस्कवरी मतलब हम लोग किसी चीज के ऊपर, अब इस टॉपिक के ऊपर यात्रा करने निकल गए हैं, रिसर्च करने निकल गए हैं। तो ऐसा अगर वर्ड कोई लिखा मिल जाए आपको, आपके यूजीसी नेट, आपको पता है उसको एक बीमारी है कि वो अंडोनियम संडोनियम का ज्यादा यूज करता है, तो वहां पर अगर ऐसा शब्द मिल जाए ना रिसर्च के मीनिंग में, तो आपको वहां पर टिक करना होगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर समराइज वे के अंदर देखा जाए रिसर्च का मीनिंग क्या है? एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी एंड सर्च, किसी चीज के ऊपर नई इंक्वायरी करना, जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है उसके ऊपर इंक्वायरी करना। उसके बाद क्या होता है? साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एफर्ट्स, जो अनकवर फैक्ट्स होते हैं, मतलब जो ढके रह जाते हैं, जो ऐसी बातें होती हैं जो ढकी रह जाती हैं किसी भी कंसेप्ट के अंदर,
किसी भी चीज के अंदर जो ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है भाई। हमें पता है कि पानी किस तरीके से बनता है, ठीक है, पानी किस तरीके से बनता है, हमें पता है पानी किस तरीके से बनता है, तो हमें ये तो नहीं पता ना पानी के अंदर क्या क्या चीजें डलती हैं। हमें पता है कि अगर पहाड़ों से आता है पानी, पहाड़ों से आता है, वहां बर्फ होती है, ठीक है, वैसे बनता है, यहाँ जमीन से निकलता है। पानी के अंदर कौन कौन से साल्ट हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, यहाँ किस तरीके से काम करती है, कौन से खनिज लवण और हो सकते हैं, वो सारी चीजें रिसर्च करते हैं हम। हमारी साइंस की लैब में जाकर के वहां काम करते हैं और पता करते हैं कि जो पानी है ना, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया भी आते हैं, बहुत चीजें आती हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं, ठीक है, पानी को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उन बैक्टीरिया को कैसे निकाला जाता है, वही तो रिसर्च है ना। बस वहां पर साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है और कुछ ऑब्जेक्टिव पहले से फिक्स किए जाते हैं। देखो रिसर्च करते हो ना, रिसर्च करते हो ना, कभी भी बिना ऑब्जेक्टिव के रिसर्च नहीं होती, बिना किसी पर्पस के कोई भी रिसर्च नहीं होती, पहले सुन लो। रिसर्च के अंदर कुछ ना कुछ पर्पस होता है, और पर्पस क्या होता है कि हमारे पास जो भी टॉपिक है, जो हमारे पास फैक्ट है ना, उसके जो अनकवर अनकवर पोर्शन है, उन चीजों को हम लोगों ने क्या करना है, उनको कवर करके उनको एक्सप्लोर करना है, उसको ही रिसर्च बोला जाता है। इनसाइट का मतलब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इनसाइटली मतलब डीपर इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है, ये वही आ गया, ठीक है। वेज की बात करते हैं कि कोई बंदे स्टार्ट हो जाते हैं अपनी यात्रा करने के लिए, उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, रिसर्च मीन टू फाइंड आउट समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, उसको ही क्या बोला जाता है, रिसर्च बोला जाता है। देखो कोई भी बंदा है, उसके पास कोई नया आइडिया आता है, पहले कोई ना कोई बंदे के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया कब आता है, जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है या जिस टॉपिक के बारे में हमें पता होता है। जैसे अभी मुझे पता है टैक्स के अंदर लोग चोरी करते हैं टैक्स की, तो भाई पहले से एग्जिस्ट टॉपिक है, बस मैंने तो इस टॉपिक के ऊपर सर्च करना है। और एक होती है इनोवेशन, जो रिसर्च इनोवेशन होती है, जिसके बारे में हमें मतलब पता होता है सब कुछ, पर हम नई चीजें बना देते हैं। जैसे अनकवर चीजों को, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, रिसर्च के अंदर आती हैं। सॉरी यार। उसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। देखो ये मीनिंग ऑफ रिसर्च सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है, इसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है। रिसर्च इज द केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्या होती है, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होती है, और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू द सर्च फॉर न्यू फैक्ट। सर्च के जो सर्च कर चुके हैं उन चीजों के ऊपर इंक्वायरी करते हैं, दोबारा से इंक्वायरी बिठाते हैं, स्पेशली जो चीजें सर्च कर चुके हैं। और न्यू फैक्ट इन द एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी चीज का टॉपिक हो सकता है, और किसी भी तरीके से हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मतलब जो नए फैक्ट ढूंढते हैं ना किसी भी ब्रांच के, उसके अंदर केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होती है और स्पेशली इंक्वायरी करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो हमें पहले से पता होता है। इट इज एन ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द नॉलेज। अब ये बात ना आप रट लो या अपने माइंड में डाल लो, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, बस इसको मॉडिफाई किया जाता है। एनटीए वाले क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, पर क्वेश्चन यहां से पुट करेंगे। मेकिंग फॉर इट्स एन एडवांसमेंट या एनहांसमेंट भी बोल सकते हैं, या एडवांसनेस भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, उस एग्जिस्टिंग के अंदर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओरिजिनल मतलब उसके चीज से रिलेटेड होनी चाहिए वो चीज, जो नई चीज फैक्ट खोजे हैं ना, न्यू फैक्ट हम लोगों ने क्या किए हैं, निकाले हैं, वो चीज उस एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है ना उसके साथ मैच करता हो, मतलब उसके नेचर का हो, उसके अंदर लाई करता हो, उसको बोलते हैं ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। और एग्जिस्टिंग जो हमारे पास अभी नॉलेज है, ठीक है, जो अभी नॉलेज का स्टॉक है ना, उस चीज को एडवांसमेंट करता है या एनहांसमेंट करता है
या इंप्रूव करता है। देखो ये चीज मैंने पढ़ा दी है पहले ही, पीछे यहां पर बता दी है, इसके अंदर ये चीज आप पढ़ लेना, ये हिंदी में बता दिया है, यहां पर देख लेना। उसके बाद देखो कुछ डेफिनेशंस हैं। देखो डेफिनेशन के बारे में आपको हर बार बताता हूं कि डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन होती है अभी एक कोई भी बंदा होता है, जो बंदा रिसर्च कर चुका होता है किसी चीज के ऊपर, या जिस बंदे ने उस नॉलेज को लेने के लिए थोड़ा बहुत काम किया होता है। आपको पता है एक बुक आती है CR कोठारी की, मैं आपको शेयर कर दूंगा, रिसर्च की बुक होती है, रिसर्च मैथोलॉजी की। मैंने BBA में वही पढ़ी थी और MCOM में भी वही पढ़ी थी। वो बुक बहुत अच्छी लगी मुझे, CR कोठारी के नाम से। और कोठारी जी बोलते हैं कि रिसर्च इज अ परस्यूट ऑफ ट्रस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑब्जर्वेशन, जो कंपैरिजन करते हैं, एंड experiment the search for knowledge through the objective and systematical method of finding solution to problem। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, तभी इसको 1 नंबर पे लिखा है मैंने। इन्होंने बोला है कि रिसर्च एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर पहले से कुछ प्रिस्यूट किए जाते हैं। प्रिस्यूट क्या होता है भाई, किसी को पता है? प्रिस्यूट ऑफ ट्रस्ट मतलब ऐसी चीजें जिसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं रिसर्च के अंदर। विद द हेल्प ऑफ स्टडी, हम लोग यहां स्टडी करते हैं, रिसर्च के जो हेल्प मिलती है, रिसर्च का जो ट्रस्ट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने बताया ही है कि किसी चीज को बिना बताए, बिना देखे उस चीज के बारे में गैस करना। मतलब जैसे आप क्लास के अंदर हो, मैंने 5 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन में से आपने 2 ही क्वेश्चन ठीक बताए, किसी ने 5 क्वेश्चन ठीक बताए, किसी ने 1 क्वेश्चन ठीक बताया, तो भाई मेरे को वहां से ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि भाई ये बच्चा, मैं कंपैरिजन करूंगा आप लोगों का वहां पर कि भाई ये बच्चा इससे कमजोर है, मुझे इस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट क्या होगा? मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपने उसके ऊपर अपना नॉलेज बताया जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, या एक्सपेरिमेंट की अपने हाथों से करके देखा है आपने उस चीज को। द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू द एन ऑब्जेक्टिव। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था उस टाइम पर? मेरा भी ऑब्जेक्टिव था, मैं चेक करना चाहता था कौन सा बच्चा रिसर्च के अंदर कितना आगे है, कौन सा कितना पीछे है। या मैंने पहली क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन कर दिए आपका रिसर्च का लेवल चेक करने के लिए कि आप इस सब्जेक्ट के लिए कितनी नॉलेज रखते हो। उसके बाद मैंने साइंटिफिक वे से आपका पता कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। प्रॉब्लम थी कि बच्चे को कैसे समझाऊं, बच्चा किस तरीके से समझेगा, वो प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए मैंने कुछ रास्ता फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद पैटर्न, एक बंदा है, इस बंदे ने अपनी भाषा में बोल दी बात। देखो जो बंदे होते हैं ना रिसर्च, अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोलते हैं, बात सेम ही होती है। रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग। रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लुक करते हैं, मतलब देखते हैं ए स्पेसिफिक क्वेश्चन इन एन ऑर्गेनाइज्ड, पहले से ऑर्गेनाइज किया गया क्वेश्चन। इस बात को नोट करो, पहले से ऑर्गेनाइजेशन किया गया क्वेश्चन, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको रिलायबल वे से खोज करते हैं। रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, उसको पहले से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल, मतलब ऐसा रास्ता खोजते हैं रिसर्च के अंदर जिसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद ये एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अर्ल रॉबर्ट बेबी के नाम से इसका बोला गया इन्होंने। तो इसके अंदर क्या है? रिसर्च इज द सिस्टमैटिकल इंक्वायरी टू डिस्क्राइब। एक सिस्टमैटिकल इंक्वायरी होती है जो डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है, प्रिडिक्ट करती है, मतलब आने वाले टाइम के लिए भविष्यवाणी करती है, एंड कंट्रोल द ऑब्जर्वेशन फिनोमिना। जिस फिनोमिना के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं उस फिनोमिना को अच्छे से कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर। और भाई रिसर्च की कोई भी बच्चा लाइव क्लासेज मिस ना करे, पहले बोल रहा हूं। आपको लगता है कि रिसर्च एक इजी यूनिट है, आपको लगता है ऐसा, पर रिसर्च के अंदर ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपको वो
जैसे आपने ऑफलाइन क्लास देख ली, 2-3 बार नहीं देखोगे तो पता नहीं लगेगा। लाइव क्लास देखोगे, जहां आपको पता ना लगा वहां क्वेश्चन कर लेना। आपको पता है, आपने भी एमकॉम के अंदर रिसर्च पढ़ा होगा, 50 से ऊपर नंबर नहीं होंगे किसी के, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा तो क्या कहना। और फिनोमिना का कंट्रोल किया जाता है, जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यहां पर देखो दो बातें आ गई है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव, दो मेथड्स का यूज किया जाता है रिसर्च के अंदर, इंडक्टिव और डिडक्टिव का। 9 मिनट के बाद ना, 9 मिनट के बाद इसी क्लास को इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना। सर हम तो प्रमोट हो गए थे, अरे भाई प्रमोट तो हो गए थे ना, तो यहां आपको नीलम पता लगेगा ना कि आपने किस तरीके से आगे जाना है। रिसर्च के लिए क्यों बोल रहा हूं भाई, आने वाले टाइम में आपने जीआरएफ करना है, जीआरएफ के बाद आपने रिसर्च करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड आपने यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, और हम लोग अपनी रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन करेंगे। ये देखो, ये मैंने बता दिया। उसके बाद तो आप लोग, मैं यही बोलूंगा कि ज्यादातर ना ऑनलाइन ही आना। उसके बाद ना, ये एक बंदा है करलिंगर, करलिंगर एक बंदा था जिसने अपने अकॉर्डिंग बताया है, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिकल कंट्रोल्ड एम्पीरिकल। एम्पीरिकल एक नया वर्ड आ गया है, मतलब जो हमारे किससे, एक्सपीरियंस से क्या करता है, रिलेटेड होता है। एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंसाइट या विवेक। विवेक मतलब दिमाग से काम लेना, माइंड प्रोसेस का इन्वेस्टिगेशन, माइंड प्रोसेस का यूज करके इन्वेस्टिगेशन करना ऑफ द हाइपोथेसिकल। देखो, हाइपोथेसिकल का मतलब आपको आने वाली क्लासेज में अच्छे से बताऊंगा। प्रोपोजिशन का मतलब तो आपको पता होगा, एक स्टेटमेंट होती है, हाइपोथेसिस भी एक स्टेटमेंट होती है, जिसके बारे में सर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में। अरे वाह रीना, क्या पूछ लिया आपने तो, रीना के लिए तालियां बजा दो भाई। वैसे ना टीचिंग के अंदर 3 बार मैंने करवा दिया है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, लेकिन यहां फिर से करवा रहा हूं। इंडक्टिव क्या होता है, इनोवेशन की बात करते हैं, जब कोई नई चीज खोजते हैं पहली बार, जैसे जो फैक्ट अनकवर थे, अनकवर्ड थे ना, उनके बारे में पहली बार जब रिसर्च। सर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एक बार रिपीट कर दें। अरे कर रहा हूं दिति प्रिया, मुझे ना ये लगता है कि आप लोगों ने ना टीचिंग की क्लासेस अच्छे से नहीं देखी, अगर देखी हैं तो आप भूल चुके हो। नहीं तो एक बार मैंने जो क्लास पढ़ा दी उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ना, तो मैं भी आपको दोबारा उस चीज को पढ़ना पड़े। ठीक है, और कल एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने कि प्रोजेक्ट मेथड किस बंदे ने दिया था, तो बहुत महान हस्तियां गलत आंसर कर रही थी, बहुत। हाँ बता रहा हूं, हाँ बहुत बार हुआ है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं। अन अनकवर चीजों को जब हम क्या करते हैं, अनकवर चीजों को जब हम खोज करते हैं या कोई नई चीज का इनोवेशन करते हैं, मान लो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि मैं टेक्स्ट के ऊपर सर्च करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि यार ये बंदे इस तरीके से टेक्स्ट की चोरी करते हैं, तो वो चीज मेरे लिए इनोवेशन होगी। जैसे न्यूटन, न्यूटन ने आपको पता है ग्रेविटी का एक सिद्धांत दिया था, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है या है। आपको पता है एक बंदा न्यूटन था, इस बंदे ने, मैंने कितना अच्छे से समझाया था, मैं बताऊंगा आज देख के किस बच्चे ने करेक्ट आंसर किया था, पर मैंने देखा बहुत सारे लोग गलत। न्यूटन अपनी, ये एक पेड़ था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इंडक्टिव और डिडक्टिव को 6 मिनट के अंदर, उसके बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को इसी लिंक से दोबारा। ये अपनी सहेली के साथ बैठा था यहाँ पर आम के पेड़ के नीचे, ठीक है, बहुत अच्छे से बातें चल रही थी, थोड़ी रेन भी हो रही थी, जैसे आज सुबह भी थोड़ी अंधेरी आ गई थी, तो थोड़ी अंधेरी आ रही थी, बातें कर रहे थे अच्छी अच्छी ये दोनों। तो क्या हुआ कि आम नीचे गिरा और इसके सिर पे लगा, और इसने बोला कि यार लोगों से दूर आया था मैं यहाँ बातें चीतें करने,
पर यार ये पेड़ भी मेरे को सहन नहीं कर पा रहा कि मैं अपनी बंदी के साथ बैठा हूं। तो इसकी बंदी हंस दी थोड़ा, तो इसने अपनी बंदी के चांटा मारा उस टाइम पर। देखो याद करवाने का बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि सर ने इंडक्टिव और इंडक्टिव इस तरीके से करवाया। इसकी बंदी भाग गई, इसने फिर सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार ये आम मेरी सिर पे क्यों गिरा कर, ऊपर क्यों नहीं उड़ा। तो वहां से इस बंदे ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वहां से इस बंदे ने सर्च, क्योंकि पहली बार इसके साथ ऐसा हुआ। ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल था या थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी वो न्यूटन ने दी थी, तो वो बंदा इसके ऊपर सर्च करने लग गया। तो उसने देखा कि हर चीज नीचे क्यों गिरती है, उसने नाम दिया इसको ग्रेविटी का, कि यार जो हमारे अणु होते हैं पृथ्वी के अंदर जो भी है सिस्टम, उस तरीके से मतलब ग्रेविटी बनती है, चुंबिका बनती है जो भी है। तो इस बंदे ने सर्च कर करके देखा, पहले खुद कूदा, पहले अपनी सहेली को, रूस गई थी ना इसकी सहेली, तो गया छत के ऊपर, धक्का दिया इसको, इसकी सहेली भी गिर गई और पीछे इसने भी छलांग लगा दी कि मेरी सहेली जा रही है नीचे या मैं भी जा रहा हूं। तो ये भी जा रहा था। तो उस टाइम इसको पता लग गया कि भाई सही में कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो अर्थ है ना, जो पृथ्वी है, वो अपनी ओर किसी ना किसी चीज को खींचती है। तो न्यूटन ने वहां से क्या किया था, एक सिद्धांत क्या किया था इस बंदे ने, इनोवेशन। ठीक है, जिसको इंडक्टिव बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव। अब डिडक्टिव क्या होता है बता देता हूं। जब इस बंदे के सिर में आम लगा तो इस बंदे ने खोजबीन करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन बाद में इसने कुछ प्रैक्टिस की होगी ना। देखो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस के बिना आप भी कहीं कोई भी थ्योरी डेवलप नहीं कर सकते। आपको कम से कम 1000 बार उस चीज को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बार भी गलत आ गई तो आपका जो थ्योरी है वो नहीं बन पाएगी। तो इसने पहले आप मतलब अपनी सहेली को धक्का दिया, उसके कपड़े फेंक दिए, सब कुछ फेंक दिया, जो भी उसको दिलवाया था, शॉपिंग करके लाया था, मॉल से ही धक्का दे दिया इसने ऊपर से ही। ठीक है, क्योंकि गुस्सा हो गई थी, शॉपिंग करवाने के बाद भी नहीं मान रही थी भाई। तो उस टाइम पर इसने क्या किया, धक्का दे दिया और सब कुछ पता करने के लिए खुद भी कूद गया पीछे। तो बाद में पता लगा इसको हॉस्पिटल में कि भाई ग्रेविटी नाम की चीज होती है। और इसने 2-3 बार ऐसा और किया, ठीक है, लोगों को धक्का दे दिया और पता किया कि भाई, इसने वेरीफाई कर दिया जो ग्रेविटी वाला सिस्टम था ना, उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत लोगों की टांगें तोड़ी, ऐसा समझ लो। उसको बोलते हैं डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव का मतलब जो पहले से थ्योरी थी, जैसे आप आज क्या करोगे, जो भी लोग पूछ रहे थे ना ऐसा करना, आप लोग कुछ चीजें फेंक के देखना, नीचे बर्तन फेंक के देखना ऊपर उड़ता है या नीचे मतलब गिरता है, तो आपको पता लग जाएगा। वेरीफाई करोगे किसी चीज को आप, तो वो होता है डिडक्टिव, लेकिन न्यूटन के लिए वो चीज इंडक्टिव थी। ठीक है, हाँ आज करना तांडव घर के अंदर, थोड़ा तांडव करके देखना घर के अंदर। हाँ मम्मी, फिर मम्मी आपको नया नया सिद्धांत सिखाएगी मम्मी आपको। हाँ मम्मी आपको फेंकेगी कि बेटा ऐसे थोड़ी वेरीफाई होता है, इधर आ मैं करती हूँ वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद यंग पीवी था एक बंदा। इस बंदे ने अपने तरीके से बोला, देखो सिस्टमैटिकल मेथड हर बंदा यूज कर रहा है, डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट और वेरीफाई ओल्ड फैक्ट। यहां पर एक बात आई है अभी, आप ना ऐसे करो, रिज्वाइन कर लो एक बार सब लोग, सब लोग रिज्वाइन कर लो, इसी लिंक से रिज्वाइन होगी क्लास। ठीक है, इसी लिंक से रिज्वाइन होगी। कुछ लोग मोटे भी होते हैं, उन्हें नहीं फेंक सकते। अरे वाह, सुनिधि जी बोल रहे हैं कुछ लोग मोटे होते हैं उनको नहीं फेंक सकते। अरे भाई धक्का ही देना है, मोटे तो बिल्कुल रुड़ते जाते हैं। तो एक बार ना ज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो क्लास को। चलो जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई सब लोग एक बार। ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार मैसेज करके बता दो सब लोग कि आ रही है आवाज, मैसेज करके बता दो आवाज आ रही है। चलो ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है ना।
क्योंकि पहली क्लास है ये रिसर्च की क्लास, समझ आ रही है ना आपको? एक बार बोल दो कि रिज्वाइन कर लो, शिल्वी ग्रुप के अंदर बोल दो, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर कि रिज्वाइन कर लो क्लास को सब लोग लिंक से। अच्छी लग रही है ना क्लास? चलो ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे यंग पीवी की, ठीक है। यंग पीवी बंदा क्या बोलता है, देखो यहां पर वही बात आ गई जो हम लोग बात कर रहे थे, इंडक्टिव और डिडक्टिव वाली बात आ गई है। यंग पीवी बंदा बोल रहा है कि डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, नए फैक्टों को ढूंढना मतलब इंडक्टिव, और पुराने फैक्ट हैं जो उनको वेरीफाई करना डिडक्टिव, ठीक है। नए फैक्ट ढूंढना उसको इंडक्टिव बोलते हैं, और पुराने फैक्ट को वेरीफाई करना डिडक्टिव बोलते हैं। बस उसके बारे में बताया। देयर सीक्वेंस, यहां एक सीक्वेंस में काम किया जाता है। इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं कि हम लोग ना रिलेशनशिप भी चेक करते हैं दो चीजों के अंदर, कि भाई किस तरीके से कोई चीज काम करती है, ठीक है, किस तरीके से कोई चीज काम करती है। और कैजुअल मतलब जो कॉज एंड फैक्टर होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस वजह से ये इंटर रिलेशनशिप में है, किस वजह से ये काम करती हैं, और उनका पता किया जाता है किस तरीके से इनको नियंत्रण किया जा सकता है, मतलब गवर्स किया जा सकता है इनको, जो भी इनका नेचर है उनका पता लगा करके। ये यंग पीवी की डेफिनेशन है। उसके बाद ये बंदा एक और था, क्लिडफोर्ड, ठीक है। इस बंदे ने बोला है कि कंपेयर करते हैं रिसर्च जो कंप्राइज करती है, किस तरीके से किसी बात को कंप्रेस करके बताया जाता है इसके अंदर, कि डिफाइंड एंड रीडिफाइंड प्रॉब्लम। देखो रिसर्च के अंदर क्या होता है कि डिफाइंड किसी चीज की प्रॉब्लम को डिफाइंड करना और रीडिफाइंड करना, फॉर्मुलेट करना, मतलब इसने पूरी प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बता दिया कि पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, फिर प्रॉब्लम को रीडिफाइंड करते हैं, मतलब मेन प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखती है ना, उस प्रॉब्लम को रीडिफाइंड करना पड़ता है कि हमें इस प्रॉब्लम पर काम करना है। फिर फॉर्मुलेशन करते हैं उस चीज का, हाइपोथेसिस बनाते हैं, सजेशन करते हैं उस चीज के लिए, सोल्यूशन अल्टरनेटिव मतलब कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन करते हैं डाटे का, ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब रिसर्च डिजाइन, रिसर्च फ्रेम वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है डाटे का, इवेल्युएशन मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, डिस्कशन किया जाता है, डेडिकेशन किया जाता है, या डिडक्शन दी जाती है, मेक डिडक्शन। कोई भी डाटा होता है ना उसको जब क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, कंक्लूजन निकाला जाता है। जो लास्ट केयरफुली लिसन द कंक्लूजन टू डिटरमाइंड, ठीक है। यहां पर एक बात बोली है कि जो हमारा कंक्लूजन है अगर वो फिट हो जाता है हमारी फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, जैसे हमारी हाइपोथेसिस जो ली है उसको वेरीफाई करता है, तो मतलब हम लोगों ने जो रिसर्च की है वो एकदम से सही है। अगर वेरीफाई नहीं करता तो भाई वो रिसर्च सही नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चों का ना मेरे पास एक ही मैसेज आता है कि सर हाइपोथेसिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और कैसे काम करती है। देखो हाइपोथेसिस मैं मोटी मोटी बात बता देता हूं। एक तो नुल होती है, ठीक है, एक अल्टरनेटिव होती है। नुल का मतलब क्या होता है, जहां पर जो आप लोगों का डिफरेंस होता है ना, मतलब ये आपकी प्रॉब्लम है और ये आपकी सोच है, इनके बीच में कोई भी मतलब जीरो डिफरेंस होता है, मतलब जैसा आप सोच रहे हो, जैसी प्रॉब्लम है और जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही है, मतलब वैसी सिस्टम है, मतलब जीरो डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अल्टरनेटिव मतलब जब ये आपका जो आपका प्रॉब्लम वगैरह जो सोल्यूशन वगैरह जो भी है इनके बराबर नहीं होती। बस इतनी बात याद रखनी है और कुछ नहीं है। इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक बार नहीं, मैंने हर बार देखा है कि हाइपोथेसिस तो एनटीए वालों का बहुत फेवरेट टॉपिक है, और मैं आपको इस तरीके से हाइपोथेसिस करवाऊंगा भूल नहीं पाओगे, ठीक है। यहां पर ये प्रोसेस की बात की है इस बंदे ने, वुडी बंदे ने। उसके बाद देखो डेफिनेशन की तो जड़ियां लगा दी मैंने, बहुत वेबसाइट खोज की है मैंने। यहां पर रिसर्च सिस्टमैटिकल तरीके से बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालाइज करते हैं, कोई चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो चीज ऑब्जर्वेशन करने वाली है, और डेवलपमेंट किया जाता है जर्नलाइजेशन प्रिंसिपल और थ्योरी। ये बहुत अच्छी बात जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने बोली है, बेस्ट बात बोल दी है डब्ल्यू बंदे ने, कि भाई जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना
उसका मेन मकसद होता है डेवलपमेंट ऑफ जर्नलाइजेशन। अब जर्नलाइजेशन बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको टीचिंग के अंदर पढ़ाया था, और ये भी टॉपिक इंडक्टिव और डिडक्टिव के अंदर आता है। मतलब जब नई चीज को जब एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया था आपको, बहुत ही डीपली पढ़ाई चीजें ये मैंने आपको। रिसर्च की टीचिंग की पूरी क्लासेस देख लो, जिसको नहीं समझ आ रही ना, वो मेरे को एक बार मैसेज कर लेना कि सर मुझे आपकी रिसर्च की क्लासेस समझ नहीं आ रही। ठीक है। पहली बात तो यार आप लोग ना, मैंने नोट किया कि आप लोग बहुत लेट क्लासेस देखते हो। मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी तो आप 3 दिन के बाद उस रिकॉर्डिंग को देखते हो। जो बच्चे लाइव क्लासेस लेते हैं वो बच्चे क्या पता 2 बार देख ले, लेकिन जो बच्चे मतलब रेगुलर ज्वाइन ही नहीं कर पाते क्लासेस, जिनके अपने एमकॉम के एग्जाम है, थोड़ी बर्डन होती है उन लोगों को, तो भाई कुछ नहीं होता, पास हो जाओगे। बस ऐसा रखना कि अपने 55% से ऊपर नंबर आए, इतना काम करके जाना एग्जाम के अंदर। ठीक है, चाहे ये क्लासेस छोड़ देना आप, मैंने पहले ही बोला था ये क्लासेस बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, पर 55% से ऊपर नंबर आए ताकि आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। उसके बाद प्रेडिक्शन की बात की जाती है। जर्नलाइजेशन करके आने वाले टाइम के लिए नई नई चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, और जो अनलिमिटेड इवेंट होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। अनलिमिटेड कंट्रोल ऑफ इवेंट मतलब जो पॉसिबल होती हैं, जो चीजें आने वाले टाइम के अंदर, उनको कंट्रोल करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल करके नई नई चीजों को जनरलाइज किया जाता है। जनरलाइज मतलब आप लोग एक चीज जो सिर्फ इंडिविजुअल थी पहले, मतलब आपके तक थी, आपको पता थी उस चीज के बारे में, अब वो चीज को रिसर्च करके आप पूरी दुनिया तक बताओगे, उसको ही जनरलाइज बोला जाता है। रिसर्च का मतलब मेन जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने ये बोला है कि भाई बेस्ट बात कर दी ना, जो चीज लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, देखो इसके नाम से ही आपको ना ये डेफिनेशन याद करवा देता हूं। जॉन एक बंदा था, जिस बंदे ने डब्ल्यू की बात की थी। डब्ल्यू मतलब वाइडर, मतलब वाइडर पूरी दुनिया, या प्लस वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की बात करता है कि जो चीज इसको बेस्ट लगती है ना, इसको नई चीज आ जाती है, पता लग जाती है, उस चीज को ये जॉन बंदा पूरे वर्ल्ड में वाइड कर देता है, वर्ल्ड वाइड में मतलब भेज देता है उस चीज को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रेडमैन और मैरी, इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। सिस्टमैटिकल एफर्ट होते हैं रिसर्च गेन द न्यू नॉलेज। इस बंदे ने बस एक लाइन में अपना काम निपटा दिया, और दो थे, मियां बीबी थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या पता मियां बीबी है कि नहीं, तो मतलब इन्होंने एक ही लाइन में अपना काम निपटा दिया कि एक सिस्टमैटिकल तरीका होता है रिसर्च, जिसके अंदर एफर्ट्स किए जाते हैं। एफर्ट्स कैसे किए जाते हैं कि भाई हम लोगों ने नई चीज को, नई नॉलेज को गेन करना है, बस बात खत्म रिसर्च के बारे में। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, ये देखो डी और एम। ठीक है, स्लेसिंगर और जो दूसरा है स्टेप हैंसन, इस बंदे ने स्टीव हैंसन और स्लेसिंगर, डी स्लेसिंगर और एम स्टेप हैंसन, इस बंदे ने अपने बारे में बताया। देखो नाम ही इतने बड़े बड़े हैं, डेफिनेशन भी ठीक है। रिसर्च इज द मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग कंसेप्ट और सिंबल, इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, तभी मैंने लास्ट में ऐड की है कि रिसर्च इज द मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग्स कंसेप्ट और सिंबल टू जर्नलाइज टू एग्जिस्टेंट, मतलब जो चीज एक्सटेंड करती है करेक्ट टू वेरीफाई नॉलेज वेदर हेयर दैट नॉलेज एंड। इस बंदे ने सीधी सी बात है, मैं बताता हूं आपको क्या बोला है। अरे विश्वास, सबका डेफिनेशन याद नहीं रखना, सबकी डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनको अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है, जैसे जॉन डब्ल्यू ने बोला है कि जनरलाइजेशन करना है, इन लोगों ने बोला है कि ज्यादा नॉलेज को गेन करना है। ये आप जब कैरेक्टरिस्टिक, आपके पास क्वेश्चन पता कैसे आते हैं रिसर्च के, क्वेश्चन डाल दिया रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कुछ हैं, वहां पर ये डेफिनेशंस के अंदर से चीजें उठाते हैं और डाल देते हैं, और आपको नीचे कोड दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा कोड सही है, कौन सा कोड आ सकता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे 6-6 7-7 कंसेप्ट दिए जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, क्या करें बच्चे बेचारे। ठीक है, तो वही चीज है कि इन चीजों को ज्यादा समझोगे तो ज्यादा चीजें आएंगी आपके सामने। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, देख लो एक। तो यहां पर
बात करते हैं कि रिसर्च मैनिपुलेट करती है ऐसी थिंग्स को जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको जनरलाइज, हम लोग जिन चीजों को जनरलाइज करना चाहते हैं ना, उन अवधारणाओं में, उन कंसेप्ट में, उन सिंबल्स में हम हेर फेर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि जो चीज हम जनरलाइज करना चाहते हैं, इसने जोन के आइडिया को चुराया है। ठीक है, जोन के आइडिया को चुरा करके इनने बोला है कि जो चीजें हम लोग जनरलाइजेशन करना चाहते हैं, इस बंदे ने तो बोल दिया कि पहले रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद कंट्रोल करते हैं, इस बंदे ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इस चीज को, इतने मैनिपुलेशन का यूज करके बोल दिया कि जो चीज जनरलाइज करेंगे ना और उसको एंड तक वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे, पहले मैनिपुलेट कर करके देखेंगे भाई इस चीज के अंदर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता, उसके बाद उस थ्योरी को बना करके प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उसको बता देते हैं। और प्रैक्टिस एंड आर्ट, मतलब जो चीज, अरे भाई आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे इधर से अब तो ठीक चल रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, आपको पता ही है, एक बात तो आपको रट गई होगी कि जो मतलब वर्ड होते हैं, या तो लैटिन वर्ड होते हैं या ग्रीक वर्ड होते हैं। यहां से इन्होंने बोला द रिसर्च इज द ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू नाउ, मतलब जिसका मतलब होता है जानना। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रिसर्च है वो किससे निकला गया है, मतलब मिडल फ्रेंच से निकला है। इसका मतलब क्या होता है, टू गो अबाउट सीक, मतलब हम लोग जाते हैं और किसी चीज को देखते हैं, हम लोग उसके बारे में पता करते हैं, मतलब देख लेते हैं, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। तीन स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं बेसिक से हमारी रिसर्च के अंदर। सबसे पहला क्या होता है, एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन, हमारे सामने ना तीन स्टेप आते हैं। देखो रिसर्च की ना जितनी बड़ी मर्जी आप लोग प्रोसेस बना सकते हो, लेकिन बेसिक स्टेप इसके अंदर तीन ही आपको मिले। कोई भी प्रोसेस है ना, बेसिक से तीन स्टेप मिलेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करोगे, या प्रॉब्लम क्या आपकी, आपका क्वेश्चन क्या है, उसके लिए डाटा इकट्ठा करोगे टू द आंसर दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को उसका आंसर प्राप्त करने के लिए, गेटिंग द आंसर, देन यू गो एंड कलेक्ट एनी डाटा, फील्ड डाटा कलेक्ट कर सकते हो जाकर के। उसके बाद प्रेजेंट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जो आपके पास, मतलब कंक्लूजन की बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर दे दो। ये तीन स्टेप आपकी रिसर्च में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सबसे पहले रिसर्च कब देखने को मिला था, रिसर्च वर्ड 1577 के अंदर सबसे पहले रिसर्च वर्ड देखने को मिला था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये कि रिसर्च पहली बार कब देखने को मिला था, रिसर्च का टर्म, रिकॉर्ड कब यूज किया गया था। तो 1577 के अंदर रिसर्च वर्ड देखने को मिला था, मतलब रिसर्च के लिए बोल रहे थे लोग कि रिकॉर्डेड यूज ऑफ द टर्म वाज इन 1577। तो आप याद रख रहे हैं इस चीज को। रिसर्च मीन लुकिंग अगेन, कि सर्च का मतलब क्या होता है, देखो सर्च का मतलब होता है किसी चीज को जानना, लेकिन उस जानी हुई चीज को दोबारा देखना क्या होता है, रिसर्च होता है। उसके बाद क्या होता है, ये पहले भी करवा दिया मैंने, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन मान लो, केयरफुल लुक कर लो किसी चीज को, फाइंड आउट मोर, नई चीजों को फाइंड आउट करना। रिसर्च हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर करती है, तीन ही हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी आंसर को ढूंढते हैं ना, किसी आंसर को ढूंढते हैं, व्हाट डू आई वांट टू नाउ, ठीक है, उसके बाद हाउ डू आई वांट टू गेन नॉलेज, व्हाई डू आई वांट टू, मतलब वही बात की है कि क्या करना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हो आप, कैसे जानोगे, कैसे उस चीज को गेन करोगे, और क्यों जानना चाहते हो, वही बातें आ गई। ये बातें मैंने आपको कहां पढ़ाई थी, जब फिलोसफी के बारे में बताया था। फिलोसफी की क्लास के अंदर तीन चीजें आपको पढ़ाई थी। वट का मतलब होता है आपकी जो नीड होती है, ठीक है, आप क्या जानना चाहते हो, आपकी नीड है ये। हाउ, कैसे जानोगे, उसके बारे में आपको बताएगी एजुकेशन, आपको स्टेप बाय स्टेप। वाई, क्यों जानना चाहते हो, आपकी फिलोसफी इसके ऊपर काम करती है। मतलब वही सारी चीजें घुमा फिरा कर देते हैं। रिसर्च दो शब्दों से बना है, री का मतलब अगेन होता है, सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट। और ये क्या होते हैं, ये वर्ड देख रहे हो, इलिसिट फैक्ट्स, इलिसिट एंटी वालों का फेवरेट
मतलब वर्ड है जिसके बारे में खोज करनी होती है, नई चीजों को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सिस्टमैटिकल और साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं रिसर्च के अंदर। रिसर्च के अंदर की बातें बताई जा रही हैं आपको। साइक्लिकल प्रोसेस होती है, ये बात आप नोट कर लें, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं इनको नोट कर लें कि इलिसिट फैक्ट्स फाइंड होता है, मतलब नई चीजों को खोज करते हैं, नए तथ्यों को खोज करते हैं। सिस्टमैटिकल और साइंटिफिक दोनों होते हैं रिसर्च। साइक्लिकल प्रोसेस होती है, रिसर्च कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। एट एवरी स्टेप देयर आर मल्टी, मतलब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। मतलब जो भी आप प्रोसीजर या प्रोसेस यूज करते हो ना, उसके अंदर बहुत सारे मेथड, बहुत सारे अप्रोच, बहुत सारे प्रोसीजर हर एक स्टेप के अंदर आपको यूज करने पड़ते हैं। अगर डाटा भी इकट्ठा करते हो ना, तो आप कैसा डाटा इकट्ठा करोगे? डाटा भी इकट्ठा करते हो तो सैंपलिंग का यूज करना है आपको। सैंपलिंग के अंदर कितने मेथड हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे इस रिसर्च के अंदर। अब बहुत ही अच्छी स्लाइड आपके लिए बनाई गई है, बिल्कुल देखते ही आपको याद हो जानी चाहिए ये चीजें। ठीक है, सबसे पहले है जर्नी। जो चीज हमारे नोन है और अननोन तक पहुंचते हैं, मतलब जो चीजें हमें पता है, वो हमारी जर्नी क्या होती है रिसर्च की, कि जो चीजें हमें अज्ञात हैं उन तक पहुंचने के लिए, मतलब नोन चीजों से अननोन तक पहुंचते हैं। एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी क्यों बोलते हैं रिसर्च को? किसी बच्चे के माइंड में है ये बात कि रिसर्च को एटीट्यूड क्यों बोला जाता है? एटीट्यूड से रिलेटेड क्यों बोलते हैं रिसर्च को? कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है, नहीं तो फिर मैं बता देता हूं, इतने आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ माइंड, ये देखो दोनों चीजें रिलेटेड हैं, यहां आपको आंसर मिल ही गया है वैसे। एटीट्यूड मतलब जो माइंड, हमारा माइंड जिस तरीके से काम कर रहा है। इंक्वायरी कैसे करते हैं? माइंड से करते हैं। तो यहां पर ये बात याद रखनी है आपने, माइंड से रिलेटेड आइडिया होते हैं, वैसा हमारा स्टेटस होता है या वैसा स्टेट होता है हमारे माइंड का। और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है रिसर्च के अंदर, समस्याओं को सुलझाना या स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, विशिष्ट विषय के लिए काम करती है रिसर्च। इंक्रीज द नॉलेज, हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर रिसर्च क्या करती है? हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि करती है। कंटिन्यू प्रोसेस है, मैंने पहले पीछे बता दिया आपको यहाँ कि साइक्लिकल प्रोसेस है या कंटिन्यू प्रोसेस है। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, ये चीज मैं कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर भी ऐड करूंगा। देखो जब हम बात करते हैं टू गेन फैमिलियरिटी, मतलब फैमिलियर होना चाहते हैं, और टू अचीव न्यू इनसाइट इनटू ए फिनोमेना। कोई भी फिनोमेना क्या होती है? कोई भी फैक्ट, कोई भी घटना। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी। आप लोग याद रख लेना, वैसे टाइप के अंदर करवाऊंगा अच्छे से, पर इसको भी याद रख लेना कि जो किसी चीज के साथ फैमिली होने के लिए, ठीक है, मतलब अपनी फैमिली का हमें पता होता है ना, सारी चीजें पता होती हैं फैमिली के बारे में। तो इसी तरीके किसी कंसेप्ट के बारे में डीपली जानने के लिए, डीपली उसके लिए कोई ना कोई मतलब इंसाइटली काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी का यूज करते हैं इंसाइट के लिए। उसके बाद टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। भाई रिसर्च के अंदर पहली चीजें हो चुकी हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं। टू एनालाइज एन इवेंट, हम लोग एनालाइज करते हैं इवेंट को, प्रोसेस करते हैं फिनोमिना, मतलब किसी इवेंट को, किसी प्रोसेस को, किसी फिनोमिना का एनालाइज करके देखा जाता है। एनालाइज क्या होता है? एनालाइज के बारे में बताओ भाई, सब बच्चों ने टीचिंग पढ़ा है ना, उसके अंदर बताया। एनालाइज के बारे में कोई बच्चा बताए कि एनालाइज में मैंने क्या समझाया था आप लोगों को। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना क्या हो जाता है? उसका एनालाइज करना हो जाता है। अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों को वापिस एक टॉपिक में जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सिंथेसिस बोला जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जाता है। फाइंड आउट द सॉल्यूशन, साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक और सोशल प्रॉब्लम, इन चीजों का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है? अभी डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है?
जब टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद द विच समथिंग अकर, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात आती है जहां पर कि बार बार उन चीजों का पता लगाते हैं कि जो चीज फ्रीक्वेंसी में होती है क्यों हो रही है, उनके कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाना ही क्या होता है, डायग्नोस्टिक। मतलब आप लोग किसी चीज की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता करते हो, ठीक है, स्ट्रेंथ का पता करते हो। मैं आपको बता देता हूँ डायग्नोस्टिक मतलब कोई डॉक्टर होता है आपको डायग्नोस्टिक, मैं गया था ना कल, तो उन्होंने बहुत रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है, 2000 रुपये तो रिपोर्ट का कर दिया उन्होंने कि भाई बंदा फंसा है लॉकडाउन में, कुछ ना कुछ तो निकाले इससे। तो मतलब पेन हो रही थी, मतलब थोड़ा पेन हो रही थी मेरे को, मैंने सोचा चलो शक दूर करवा लेते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं उल्टा लेट करके पढ़ता हूँ, तो उस वजह से मतलब चेस्ट में पेन हो गई थी थोड़ी, तो देखने मुझे लगता था कि वो हार्ट की पेन है। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने डायग्नोस्टिक किया और डायग्नोस्टिक के अंदर मेरा मक्कू बांध दिया। ठीक है, तो मतलब डायग्नोस्टिक के अंदर वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी सिचुएशन, किसी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करते हैं, ठीक है, एक्यूरेट चीजों के बारे में पता करते हैं कि वो चीज एक्यूरेट में है क्या, किसी के नेचर के बारे में पता करते हैं, मतलब डीपली उस चीज के बारे में डिस्क्राइब करना ही क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में कि कॉज एंड रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के अंदर कॉज क्या हो सकते हैं, उनके अंदर किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो हाइपोथेसिस के बारे में बताता है। या हाइपोथेसिस स्टडी से, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से उसका पता करते हैं। अब प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिसर्च के, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट। प्राइम मतलब बहुत ही प्राइमरी, जिनको हम भूल नहीं सकते, इनको दिमाग में रखना है हमेशा। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, टू वेरीफाई टेस्ट एंड इंपोर्टेंट फैक्ट, मतलब वेरीफाई की बात है, डिडक्टिव की बात कर रहा है, और ये इंडक्टिव की और ये डिडक्टिव की। तो याद रखनी है, ये अपने माइंड में याद रखो, आज के बाद इंडक्टिव और डिडक्टिव भूलना नहीं चाहिए। टू एनालाइज द इवेंट और प्रोसेस फिनोमेना टू आइडेंटिफाई कॉज एंड रिलेशनशिप की सी और ई, और इनके बीच में आर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल, नए टूल्स, साइंटिफिक टूल को डेवलप करता है, कंसेप्ट को डेवलप करता है, थ्योरी को डेवलप करता है, एंड अंडरस्टैंड साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम। यहां पर एक बात बताई गई है कि रिसर्च के अंदर नए नए साइंस के फार्मूला डेवलप किए जाते हैं, नई थ्योरी डेवलप की जाती है, नए कंसेप्ट डेवलप किए जाते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। और साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक मतलब जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करता है, और जो बिना स्टेप वाली होती है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक एंड सोशल, ये पहले भी आ चुकी है बात कि साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम के बारे में यहां पर बात की है, इनका सोल्यूशन यहां पर फाइंड आउट किया जाता है। टू ओवरकम और सॉल्व द प्रॉब्लम अक्रिंग इन अवर एवरी डे लाइफ, मतलब डेली लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम अकर होती हैं, उन दैनिक जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च का यूज किया जाता है। आप देखो, अगर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग कमेंट के अंदर आंसर करना, आप लॉकडाउन चल रहा है और आपके मम्मी पापा के पास भी इतना ज्यादा काम नहीं है, और आप घर बैठे हो एमकॉम करके या एमकॉम कर रहे हो, तो आपके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप क्या करोगे? मैंने एक बात बोली है कि आप घर पे बैठे हो, लॉकडाउन है, आपके मम्मी पापा के पास भी इतना काम नहीं है, उस टाइम पर आप एमकॉम करके बैठे हो घर पे, आप अर्निंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? टोंट सुनेंगे? चलो टोंट सुनेंगे, और बच्चे अपना अपना आंसर दें भी सब लोग। कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट वो कर लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, आप लोग अपना आंसर टाइप करें, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती है ना। बच्चा ट्यूशन पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, अरे ट्यूशन कैसे पढ़ाओगे?
कहाँ जाकर पढ़ाओगे ट्यूशन? आपका इतना गुडविल ही नहीं है, चलो मैं बोल देता हूँ, आपका गुडविल ही नहीं है कि आपके पास कोई भी बच्चा है, आपकी इतनी इमेज ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, या आपको कोई जानता ही नहीं है। इमेज का मतलब या गुडविल का मतलब ये नहीं है कि आपकी बेइज्जती मार रहा हूं, मतलब आपका इतना अभी नाम ही नहीं बना कि आपसे लोग पढ़ने आए, तो आप क्या करोगे? हाँ विश्वा, अच्छी बात है, पढ़ाते हो तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाते ही होते हैं एमकॉम लेवल के ऊपर। यहाँ पर सुनिधि सुनिधि जो अभी नए स्टूडेंट आए हैं, ये मैम है, ये भी टीच करते हैं। सब लोग बताओ यार, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे और इसका आंसर मैं बता चुका हूं आपको, लाइन पढ़ के ना ऊपर वाली, इसका आंसर बता चुका हूं आपको। जो लास्ट लाइन है उसके अंदर इसका आंसर दिया गया है। इस देखते हैं बस दिमाग कितना चलता है आपका। बिस्वा ने बताया है, सुनिधि ने बताया है, शिल्वी कहाँ गए आप, दिति प्रिया, रीना, तनीषा, कहाँ सो गए हो यार सबके सब? बताओ आंसर बताओ कि आप क्या करोगे। अगर यार लॉकडाउन है और कोई ना कोई नहीं है तो आप ऑनलाइन क्या ढूंढोगे? जॉब ढूंढोगे भाई। आपके पास प्रॉब्लम है ना, तो क्या करोगे आप भाई? सर्च करोगे। सर्च नहीं करोगे, जॉब नहीं ढूंढोगे, रिसर्च करोगे कि भाई कैसे पैसे कमा सकता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन को बना के वो उल्ट पुल्ट करके दे देते हैं और हमें क्वेश्चन नहीं आता। समझ आया अब रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है? पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड न्यू कस्टमर। देखो रिसर्च ना बहुत तरीके से यूज की जाती है, तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर आएंगे जो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी हैं और नहीं भी हैं। लेकिन एनटीए वालों का कुछ पता नहीं है, वो ये वैसे मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड पॉइंट है, पर आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर। आइडेंटिफाई पोटेंशियल, आप पोटेंशियल जो भी आपके आने वाले ग्राहक हैं उनकी पहचान करोगे, या आने वाली जो काम, मतलब आने वाली लाइफ के अंदर जो चीज आप करना चाहते हो उस चीज के लिए आप यहां पर क्या करोगे? हेल्प करोगे अपने खुद की। वो किससे करोगे? रिसर्च कंडक्ट करके। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो अंडरस्टैंड कर, मतलब एग्जिस्ट करने वाले कस्टमर है आपके पहले से, उनको अंडरस्टैंड करोगे। प्राग्मेटिकल गोल्स को सेट करोगे, मतलब जो आपके लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करोगे। डेवलप द प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एड्रेस बिजनेस चैलेंज, ये बातें आपको नॉर्मल पता है, आपने पढ़ी होंगी। पुट टुगेदर द बिजनेस एक्सपेंड, मतलब किसी बिजनेस को, किसी चीज को एक्सपेंशन करना है। ये चीजें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहां पर देखो आया ना, बिजनेस एक्सपेंड करना है, किसी थ्योरी को एक्सपेंड कर लो। सिर्फ ये वर्ड आपके लिए क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट होना चाहिए। स्ट्रेटजी, अगर मार्केट जरूरी थोड़ी यूज करना है, मार्केट काट दो, प्रोडक्ट भी काट दो। टू डेवलप स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा करो हर चीज में। पोटेंशियल मतलब आने वाली चीजों के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, वो रिसर्च से ही होता है सब कुछ। नए गोल को सेट करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। अगर कोई ना कोई नेट पे सर्च करोगे, आपको कुछ ना कुछ लोगों का, कंपनी का पता लगेगा, किसी पोस्ट का पता लगेगा, तो वो आपके लिए पोस्ट क्या हो सकती है? अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बस बात खत्म। इसको उस वे से मत लेना कि मार्केटिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है, इसको अलग वे से लेना कि रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाया जा रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती हैं? एक मिनट, एक मिनट रुको, ये कैरेक्टरिस्टिक करवा दूं आज सारी? वैसे रिसर्च का मीनिंग है 10 मिनट पड़े हैं हमारे पास, आप लोग बता दें, मैं करवा ही देता हूं। चलो, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब बात करते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, रिसर्च का मतलब बताया गया है इसके अंदर कि री का मतलब सर्च होता है, और मिनी रिसर्च का मतलब अगेन होता है, मतलब कोई भी चीज है। और ये ना पेशेंट स्टडी होती है। आपको पता है रिसर्च क्या होती है? पेशेंट स्टडी होती है। पेशेंट स्टडी का मतलब क्या है? मतलब पेशेंस रखने की जरूरत होती है। जैसे एक मरीज की आप लोग क्या करते हो? देखभाल करते हो ना, वैसे एक रिसर्च की देखभाल करनी पड़ती है। रिसर्च नोट ए इजी टास्क।
ठीक है, इसके अंदर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और पेशेंट स्टडी बोलते हैं इसको। ये आप नोट कर लो कि रिसर्च को पेशेंट स्टडी बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, क्योंकि भाई रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चों की तरह पालना पड़ता है रिसर्च को, तभी जाकर के आप एक नई थ्योरी को बना सकते हो या एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है, बीमारी है एक पेशेंट को, उसको तभी ठीक हो पाएगा जब आप उसकी केयर करोगे। तो केयरफुल और क्या है, पेशेंट स्टडी है। टू डेवलप कंसेप्ट एंड थ्योरी, नई कंसेप्ट एंड थ्योरी को डेवलप किया जाता है। वन रीजन फॉर कंडक्टिंग, मतलब इकट्ठा करते हैं नई नई चीजों को। टू डेवलप द इवेल्युएशन करते हैं, मतलब नई चीजों को इकट्ठा कर करके नई थ्योरी डेवलप की जाती है, नए कंसेप्ट डेवलप किए जाते हैं, उनका इवेल्युएशन किया जाता है ताकि कुछ नया आपके सामने लेकर आया जा सके। इट इज सॉल्व द ओरिएंटेड, देखो सोल्यूशन ओरिएंटेड इसको बोला जाता है। रिसर्च क्या होती है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है और डायरेक्शन ओरिएंटेड होती है, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ये बातें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च एम्फसाइज टू द डेवलपिंग द थ्योरी कंसेप्ट, वही बात है, जनरलाइजेशन करते हैं यहाँ पर, नई चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं और जो भी चीजें अकर होती हैं उनके बारे में नई नई चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं और नए कंसेप्टों को जनरलाइज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल क्या होता है भाई, ठीक है, इसके अंदर प्रोसीजर की बात की जाती है, मतलब जो बार बार चीजों को किया जाता है ना, दोहराए जाने वाली चीजें, रेप्लिकेबल होता है, चीजों को बार बार दोहराया जाना है। रिसर्च एक चीज ऐसी है, रेप्लिकेबल नया वर्ड आ गया आपको पता है, ठीक है, नया वर्ड इसको नोट कर लो कि प्रोसीजर की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है, और वैलिडिटी की बात करते हैं, ये आगे आप हम लोग पढ़ेंगे, वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे चीजें। उसके बाद करते हैं रिसर्च रिक्वायर्ड टू, रिसर्चर हैव टू फुल नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम अंडर द स्टडी। रिसर्चर, कोई भी रिसर्चर है ना, सबसे पहली बड़ी बात होती है कि आपको जिस चीज के ऊपर रिसर्च करनी है ना, पहले उसकी सर्च पढ़ो, ठीक है, पहले उसकी सर्च पढ़ो। सर्च मतलब जो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, लोगों ने बता दी है ना, उन चीजों को पढ़ो। उसके बाद आप थोड़े फैमिलियर हो जाओगे, मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानना, फुल नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना। रिसर्च का मतलब ये होता है कि पहले एग्जिस्टिंग चीज को पता करो, उन प्रॉब्लम को फुल नॉलेज लो, उसके बाद सर्च करना आगे। उसके बाद यहां पर बात की गई है गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च क्या होती है, फॉलो ए सिस्टमेटिकल अप्रोच, एक सिस्टमेटिकल अप्रोच को फॉलो करती है। टू कैप्चर एक्यूरेट डाटा, मतलब बहुत ही शुद्धता से डाटा को एक्यूरेट तरीके से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर नीड टू द, देखो प्रैक्टिकल एथिकल, एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्च के अंदर। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो हमें किसी काम को नैतिक तरीके से करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर मान के चलो, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मान के चलो, ऐसे गुण मान के चलो, ऐसी मेरिट्स एडवांटेज मान के चलो जो हमें नैतिक तरीके से, जिसको आचार संहिता कहा जाता है, ऐसी नैतिक तरीके से हमें प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करती है कि हम लोग हर चीज को बिल्कुल ही एथिकली रूप से करें। और मेकिंग ऑब्जर्वेशन ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करके नई चीजों के बारे में हम लोग क्या कर देते हैं, निष्कर्ष निकाल देते हैं। इनके बारे में क्या बताऊं, बहुत बार बता चुका हूं। तो एनालाइज इज द बेसिक टू द लॉजिकल रीजनिंग एंड द इन्वॉल्व बोथ ऑफ, देखो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इसके बारे में बात की है, और ये अलग से भी हम रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे, और यहां भी मैं आपको कल दोबारा ऐड कर दूंगा इंडक्टिव और डिडक्टिव, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। रियल टाइम डाटा एंड नॉलेज इज द ड्राइव फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड नेचुरल सेटिंग। यहां पर बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर ना हम रियल टाइम डाटा का यूज करते हैं, रियल टाइम डाटा को इकट्ठा करते हैं, वहां से आई गई नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। हमें पता लग जाता है कौन, वैसे ना लाइफ में हमें सब पता लग जाता है, कौन बंदा कितना झूठा है, कितना सच्चा है, किसके ऊपर मतलब ट्रस्ट किया जाए, किसके ऊपर ना किया जाए, हर बात हमें पता लग जाती है उसी तरीके। क्योंकि जो बंदा लाइफ में कई बार
सिचुएशन से गुजर जाता है, कई रिसर्च करके देख लेता है अपनी लाइफ के ऊपर, तो उसको उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी की बात करते हैं, इन डेप्थ एनालाइज ऑफ द ऑल डाटा कलेक्ट सो देयर आर नो, यहां पर बात करते हैं कि कोई भी डाटा है ना, वो हमारा ऑन मेलिस के साथ नहीं जुड़ा होता, एसोसिएट के साथ नहीं होता। हम जितना भी काम करते हैं सारा का सारा गहनता से करते हैं, डाटा है ना जो, उसको बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं टू क्रिएट्स द पाथ ऑफ जनरलाइज, मतलब नई चीजों को ढूंढने के लिए एक वे तैयार करते हैं, एक रास्ता तैयार करते हैं, या हमारा नया पाथ बनाते हैं। जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस, हमें नए नए क्वेश्चन हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, उन चीजों को क्रिएट करके उनके से नई नई अपॉर्चुनिटी लेते हैं। जैसे आज हमारे पास ना सबसे बड़ी किस चीज की प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो भाई कैसे सॉल्व किया जाए, कोई बंदा इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। आपको वर्ड तो पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक वर्ड है, भाई कोई बंदा इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, सबसे अच्छा टॉपिक बन सकता है अगर आप लोग इसके ऊपर सर्च करो और कुछ ऐसा सर्च करके दिखाओ। अभी बहुत वो निकाल रहा है मोदी जी, युवा निकाला उन्होंने, युगा, जिसके अंदर 50,000 रुपये मिलते हैं अगर आप रिसर्च करते हो, ठीक है। और किस वो एज मतलब 35 तक की एज है या उससे ऊपर की एज के लिए मिलते हैं, तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप कैसे सर्च करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनालिटिकल एंड यूज ऑल द अवेलेबल डाटा सो देयर आर नो एम्बिग्यूटी ऑफ द, देखो अस्पष्टता की तो बात ही नहीं करनी, मतलब एम्बिग्यूटी मतलब जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो चीज, ये चीज तो ना किसी चीज में होनी नहीं चाहिए, अस्पष्टता। हम एनालाइज करते हैं डाटे को, और जो चीज हमें अस्पष्ट लगती है ना, उन चीजों के लिए अच्छे से इन्फ्रेंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। उन चीजों के अनुमान लगा करके उनको सटीकता एक्यूरेट कर देते हैं। एक्यूरेट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च के अंदर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट एंड करेक्ट, और एक्यूरेट एंड करेक्ट हमारी जो इंफॉर्मेशन है होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी लैबोरेटरी प्रोवाइड ए कंट्रोल इन्वायरमेंट टू, जो कलेक्ट किया गया डाटा है उसके लिए डाटा प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। एक्यूरेट इज मेजर इन द इंस्ट्रूमेंट यूज द, एक मिनट भाई, ठीक है, एक मिनट रह गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ना ये कल करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर कुछ नहीं है कि एक्यूरेट होना चाहिए हमारा डाटा, शुद्धता से, सटीकता होना चाहिए। अगर एम्बिग्यूटी आ जाती है डाटे के अंदर तो भाई हम लोग उसको कभी भी क्या नहीं कर सकते, उसको रिसर्च नहीं मान सकते, यहाँ हमारा जो कंक्लूजन है, एंड रिजल्ट है, वो अच्छा नहीं निकलेगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आगे बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों ने। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नए क्लास के साथ, रिसर्च की क्लास नंबर 2 के साथ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और जिसने भी कोई क्वेश्चन करना है ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर लेना आज की क्लास के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।